पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ए एवोगाड्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं। ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन, बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो परमाणु के संगठन में शामिल मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का आविष्कार रदरफोर्ड द्वारा, जबकि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन द्वारा, जबकि न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? ए समदाबिक, बी समन्यूट्रॉनिक, सी समावयवी, डी समस्थानिक। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनकी कुल योग होता है। तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 2 4 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान संख्या इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी बेरिलियम। तो इनमें से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? ए अल्फा कण, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन जो है आवेश रहित कण है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है। से कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक है? 1 प्रोटियम, 2 रेडियम, 3 ड्यूटेरियम, 4 ट्राइटियम। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 3, 4। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, इसलिए इसका उत्तर जो है 1, 3, 4, 1, 3, 4 डी में है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1 यूरेनियम का समस्थानिक परमाणु भट्टी में ईंधन, 2 कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर का उपचार, 3 आयोडीन का समस्थानिक घेघारों का उपचार। तो यह तीनों सही है। तो कह रहे उपयुक्त में से कौन सा? यह से सही है। ए में दिया है केवल 1 और 2, बी में दिया है केवल 2 और 3, सी में दिया है केवल 3, डी में दिया है 1, 2, 3। तो डी हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ए एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण, डी गामा किरण। तो अल्फा किरण जो होता है धनावेशित होता है, जबकि बीटा कण ऋणावेशित होता है, जबकि गामा किरण उदासीन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बीटा किरण यानी सी। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? 1 पारा का छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, सही है। 2 क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती है कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, यह भी सही है। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में केवल 1, 2 में केवल 2, सी में 1 और 2, यह सही हो जाएगा। डी में न तो 1 नहीं 2, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? ए सोडियम, बी नियॉन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो सड़क की रोशनी में पीले लैंप में सोडियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? ए हीरा, बी सीसा, सी प्लेटिनम, डी टंगस्टन। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर तत्व हीरा है, जबकि सर्वाधिक कठोर धातु जो है प्लेटिनम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है, यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर कार्बोनेट, सी ए और बी का मिश्रण, डी इनमें से कोई नहीं। तो तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर हरा पदार्थ जमा हो जाता है, वह होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड तथा कॉपर कार्बोनेट, यानी इसका उत्तर हो जाएगा सी। ए और बी
का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? 1 सोडियम, 2 पोटेशियम, 3 लिथियम। तो सोडियम तथा पोटेशियम दोनों बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे खुले वातावरण में नहीं रख करके मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। खुले वातावरण में जलने लगती है, इसलिए इसे खुले वातावरण में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है? ए हेमाटाइट, बी लिग्नाइट, सी बक्साइट, डी मैग्नेटाइट। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए मुख्य खनिज बक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तापमापी यानी थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी विशेषता उच्च घनत्व, उच्च गलनांक, सी उच्च संचालन शक्ति, डी उच्च विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो साधारण तापमापी में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि इनकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। साथ ही यह चमकदार होता है तथा अपारदर्शी होता है। इसकी ऊष्मीय चालकता उच्च होती है। शीघ्र यह ताप अंकित करता है। कांच पर यह नहीं चिपकता है। इन सभी कारणों से इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी बिजली की इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक आयरन को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी टंगस्टन, सी नाइक्रोम, डी जस्ता। तो किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए उसमें नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? ए तांबा और जस्ता, बी टीन और जस्ता, सी तांबा और टीन, डी लोहा और जस्ता। तो कांसा जो होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु होता है, जिसमें तांबा लगभग 88% तथा टीन लगभग 12% होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ए ब्रोमीन, बी नाइट्रोजन, सी फ्लोरीन तथा डी क्लोरीन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु केवल ब्रोमीन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस लौहयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? ए मैग्नेटाइट, बी लिमोनाइट, सी हेमेटाइट, डी सीडेराइट। तो मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है, जबकि हेमेटाइट में लगभग 70% लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाता है? ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी गैलियम, डी एल्यूमिनियम। तो सोडियम जो है हथेली पर रखने पर पिघल जाती है क्योंकि इनका गलनांक लगभग 30 डिग्री सी होता है, जबकि मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सी होता है, इसलिए हथेली पर रखने पर सोडियम पिघल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ए सोल्डर, बी मिश्र धातु इस्पात, सी नाइक्रोम, डी जर्मन सिल्वर। तो विद्युत तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। इसे हीटर, इस्त्री आदि में उपयोग किया जाता है। पीतल यानी ब्रश निम्न में से किसका मिश्रण है? ए तांबा और जस्ता, बी तांबा और टीन, सी तांबा और चांदी, डी तांबा और निकेल। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। इसमें लगभग 70% तांबा तथा 30% जस्ता होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? ए सीसा, बी क्रोमियम, सी जस्ता, डी निकेल। तो लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ता धातु को परत चढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो एल्यूमिनियम जो है इनका मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों को पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह तांबा तथा लोहा से बहुत ही हल्का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ए नाइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी एक्वारेजिया। तो उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए यानी जैसे जो सोना बेचते हैं उन्हें साफ करने के लिए एक्वारेजिया का प्रयोग करते हैं। यह एक्वारेजिया सोने चांदी तांबे को जल्दी गला देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धूप के चश्मे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? ए क्रूक्स कांच, बी पायरेक्स कांच, सी क्रिस्टल कांच, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धूप के चश्मे के लिए क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट यानी
बैगनी किरणों को अपने में अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज का एक उदाहरण है। ए हवा में चांदी के बर्तन का काला होना, बी मोमबत्ती का जलना, सी दूध से दही बनना, डी पानी में चीनी का घुलना। तो इसमें है पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसका रूप परिवर्तन के बाद फिर उसी रूप में लाया जा सके, जबकि हवा में चांदी के बर्तन में काला होने के बाद फिर वह अपने परिवर्तित नहीं हुआ। दूध से दही बनने के बाद फिर उससे दही से दूध नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर यानी सॉलिड कम्फोर से कपूर वाष्प कम्फोर वेपर बनाने की क्रिया को कहते हैं। ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वपातन। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, कि ठोस पदार्थ से डायरेक्ट अगर वह गैस बनता है तो ऊर्ध्वपातन होता है। यह ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में परिवर्तित नहीं होता है, डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित ही यानी परिवर्तन ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण, बी बर्फ का गलना, सी दुग्ध स्कंदन। निम्न में दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध का स्कंदन जो है रासायनिक परिवर्तन है, जबकि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण तथा बर्फ का गलना एक भौतिक परिवर्तन है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 3 यानी बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, बी सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, सी गुथी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर हो जाना, डी नमक का पानी में घुलना। तो इनमें से रासायनिक परिवर्तन सब्जियों को पकने पर उनका मुलायम हो जाना, उसके बाद फिर उसको ताज़ा सब्जी हम नहीं बना सकते हैं, जबकि यह तीनों है। प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने के बाद भी फिर एक रंग यानी श्वेत रंग में हम विभक्त कर सकते हैं। गुथी हुई मिट्टी के सूखने पर भंगूर हो जाना, फिर इसे गीला किया जा सकता है। नमक का पानी में घुलना, तब फिर उसे सुखाकर नमक बनाया जा सकता है। इसलिए तीनों भौतिक परिवर्तन है, जबकि सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दहन एक डैश है। ए जैविक अभिक्रिया, बी भौतिक अभिक्रिया, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रिया। तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? ए एथेन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी मीथेन। तो जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो कि घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। हाइड्रोकार्बन के अणुओं के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बी प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मीथेन, सी ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मीथेन, डी ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मीथेन। तो देखिए मीथेन जो होता है इसका सूत्र होता है CH4, एथेन का सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8 तथा ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ए ब्यूटेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी रेडॉन। तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ए हीरा, बी ग्रेफाइट, सी ऑक्सीकार्बन, डी फ्लोरीन। तो ऑक्सीकार्बन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी कार्बन का अपरूप हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ए निर्जलित बर्फ, बी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, सी पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ए हाइड्रोकार्बन, बी एल्कोहल, सी कीटोन, डी हैलोजन। तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ए केवलार, बी लेक्सान, सी ग्राफीन, डी स्पाइडर सिल्क। तो इसमें से ग्राफीन जो है केवल कार्बन से बना होता है, क्योंकि ग्राफीन जो है कार्बन का अपरूप होता है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रिक ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पीएच मान दर्शाता है ए निगेटिव से फोटो बनाने के काम में लाए जाने वाले रसायन की गुणवत्ता, बी किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांकन, सी भूकंप की तीव्रता का मूल्यांकन, डी दूध की शुद्धता परखने का मूल्यांकन। तो पीएच मान किसी घोल के अम्लीय तथा क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है। अम्लीय का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, जबकि क्षारीयता 7 से अधिक होता है, जबकि उदासीन 7 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं ऑक्सीजन किस में नहीं पाई जाती है। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, तो वो है इसमें। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें भी वो है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl, इसमें यानी ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में को मिलाकर बनाया जाता है? ए नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल। तो स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर बनाया जाता है एक्वा रेजिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण पाव रोटी या केक फूलकर मुलायम हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर ए ऑक्सीकारक है, बी क्षारीय प्रकृति का है, सी एक उपाचायक है, डी अम्लीय प्रकृति का है। तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी पोटेशियम क्लोराइड, डी मैग्नीशियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड जो है सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है। हम जानते हैं महासागर में उसके जल से नमक बनाया जाता है, जिसमें 96.5% लगभग जल होता है तथा 2.5% लगभग लवण होता है। कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ए हाइड्रोजन, बी क्लोरीन, सी सल्फर, डी सोडियम। तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रासायनिक उर्वरकों में अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? ए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है, सही है। 2 अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, यह सही नहीं है। नेक्स्ट कूट इसका देखते हैं, कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 नहीं 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? ए मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी कैल्शियम सल्फेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो है जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है। इस तरह यह साइंस का तीसरा वीडियो का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले भी 2 वीडियो चैनल पर डाला जा चुका है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं तथा उसका प्लेलिस्ट भी बनाया जा चुका है।